हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर में। तो जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, एक हेडिंग है कि गोली दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। तो आइए देखते हैं कि ये चिन्ह परिपाटी क्या होता है। जैसा कि क्लास 10th के लिए ही ये वीडियो है, प्रकाश परावर्तन में ही ये टॉपिक आती है। चिन्ह परिपाटी बहुत जरूरी है। अब जो शुरू हो रहा है लेक्चर, ये आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर जिस बच्चे को न्यूमेरिकल क्लास 10th का सॉल्व करना है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है, तो न्यूमेरिकल सोच रहा है कि न्यूमेरिकल कहीं बाहर ना हो, तो उसके लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर यानी चिन्ह परिपाटी आपको जानना बहुत जरूरी है। आइए मैं सीक्वेंस में आपको समझाता हूं कि क्या है ये चिन्ह परिपाटी। तो जैसे कि अभी कुछ वीडियो में आप पढ़ लिए हैं इसके पहले, तो आपको बता दूं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण जो भी दोनों दर्पणों को बना दे रहा हूं। अवतल और ये रहा आपका उत्तल दर्पण, गड्ढा में कलई है, इसमें उभरे हुआ पे कलई है। ये आपका मुख्य अक्ष है, ये भी आपका मुख्य अक्ष है। अच्छा, यहाँ पे आप फोकस वक्रता केंद्र अनंत अनंत ध्रुव फोकस वक्रता केंद्र है, ठीक है, इतना चीजें हैं। आप यहाँ पे सामने क्या रखते हैं? सामने रखते हैं आप वस्तु। चलिए यहाँ पे ये जो होती है आपकी वस्तु होती है, और कुछ नीचे इसका बन जाता है प्रतिबिंब। ये नीचे है आपका क्या? प्रतिबिंब है, ठीक है। दोनों दर्पण में हो सकता है, यहाँ वस्तु और इसका इस साइड बन जाएगा आपका प्रतिबिंब, ठीक, बढ़िया। आइए, तो एक सवाल है कि यह जो वस्तु है दर्पण से कितनी दूरी पर है। ये दर्पण है, इसको आप यहां मानिएगा, ये जो सीधी लाइन देख रहे हैं आप, कि यहीं से आपको नापना है ध्रुव। ये जो दर्पण, ये जो वस्तु है दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो अगर वस्तु यहाँ रखाएगी, यहाँ रखाएगी, यहाँ रखाएगी, कहीं भी रखाए, तो दर्पण से कुछ दूरी होती है वस्तु की, ठीक है। इस वस्तु की दर्पण से क्या है? कुछ दूरी है। तो जो दर्पण से वस्तु की दूरी होती है उसको हम किसी अक्षर से दिखा सकते हैं, या दोनों हम लिख दे रहे हैं यहां से यहाँ से। इसका मतलब ये होता है कि दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, इसको एक अक्षर से दिखा सकते हैं। वो कौन से अक्षर से? यू से। हमारे बुक्स में यू अक्षर से दिखाया गया है। दर्पण से वस्तु की दूरी क्या है? यू है, ठीक है। ये जो बन रहा है नीचे, इसका प्रतिबिंब है। क्या यह प्रतिबिंब भी दर्पण से कुछ दूरी पर बना है? हाँ, प्रतिबिंब भी बनेगा तो दर्पण से कुछ दूरी पर ही बनेगा। तो दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी है इसको हम लिखते हैं भी अक्षर से, ठीक है। यही बात उत्तल दर्पण भी हो सकती है कि जो दर्पण देख रहे हैं, यही दर्पण, इसको यहां से नापना, इसे सीधी लाइन लिख बना रहे हैं कि वस्तु है और वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी को जिस अक्षर से दिखाएंगे उस अक्षर को यू बोलेंगे। हो सकता है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी तो वह 5 सेंटीमीटर किसी अक्षर के बराबर लिखना होगा। या तो हिंदी में लिखिए कि वस्तु की दूरी, कि वस्तु की दूरी बराबर कितना? 5 सेंटीमीटर। या फिर इतना समय नहीं है आपके पास, समय बचाने के लिए किसी न किसी अक्षर से उसे प्रदर्शित करते हैं, तो वस्तु की दूरी को यू से प्रदर्शित कर देते हैं। इसलिए आप यू बराबर लिख सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर दूरी, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें प्रतिबिंब बना है यहाँ पे, तो यह जो प्रतिबिंब है दर्पण से कुछ दूरी पर है। बेशक दर्पण के बाएं हो, दर्पण के दाएं हो, लेकिन है तो दर्पण से कुछ दूरी पर।
तो ये प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोल सकते हैं आप? भी, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी को भी और वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। दो बातें समझ में आ गई। अच्छा, अगला देखिएगा, जब ये दूरियां है, प्रतिबिंब है, और यहाँ पे देखेंगे कि वस्तु की जो ये ऊंचाई कितनी होती है, जिससे आप लंबाई भी कर सकते हैं, या ऊपर की डायरेक्शन में है और प्रतिबिंब कहाँ है? नीचे की डायरेक्शन में। इसमें वस्तु ऊपर की डायरेक्शन में है और प्रतिबिंब भी कहाँ है? ऊपर की डायरेक्शन में है। देख रहे हैं? तो जो ऊपर और नीचे देख रहे हैं वस्तु और प्रतिबिंब, इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई बोलिए या प्रतिबिंब की लंबाई बोलिए, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ऊंचाई या फिर लंबाई बोल सकते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए आते हैं कि चिन्ह परिपाटी का नियम क्या है। चिन्ह परिपाटी का नियम समझने के लिए आपको ये मानना होगा कि आप कक्षा 9 में 10 में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ चुके हैं। 10 में नहीं पढ़े होंगे तो 9 में पढ़े होंगे आप। कि निर्देशांक ज्यामिति हल्का हल्का मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको कि ऐसे दो अक्ष होते हैं, x अक्ष और x डैश अक्ष, y अक्ष और y डैश अक्ष। ऐसा आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे मूल बिंदु होता है O, जिसे आप ओरिजिन पॉइंट, जिसका निर्देशांक 0,0 होता है, ऐसा हम में पढ़ चुके होंगे। और x अक्ष पे जितने भी दूरियां होती हैं सब कैसी होती हैं? धनात्मक। और x डैश अक्ष पे जो दूरियां होती हैं वो कैसी होती हैं? ऋणात्मक। y अक्ष पे जो दूरियां होती हैं वो धनात्मक नापी जाती हैं और y डैश अक्ष पे दूरियां कैसी नापी जाती हैं? ऋणात्मक। ऐसा आप 9th में 10th में अध्ययन कर चुके होंगे। इस 8th में भी है, कक्षा 8 में भी ये सब चीजें हैं। तो देख लिए कि जो मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से दाहिने तरफ गए हैं तो सभी दूरियां धनात्मक, और मूल बिंदु से बाएं तरफ आ रहे हैं तो सभी दूरियां ऋणात्मक x अक्ष के ऊपर। और मूल बिंदु से अगर ऊपर जाएंगे y अक्ष पे ऊपर तो धनात्मक, और मूल बिंदु से नीचे आएंगे y अक्ष पर ही तो ऋणात्मक। तो सभी दूरियां ऋणात्मक हैं या ऋणात्मक नापी जाती हैं। ये आप 8 में 9 में अध्ययन कर चुके हैं, 10 में तो आगे अध्ययन करेंगे। ठीक, इतनी बात सभी लोग जानते थे। अब इस बात को ख्याल में रखते हुए जो आपका यहाँ पे y अक्ष है, इस y अक्ष को आप दर्पण मान के चलिएगा कि ये जो आपका दर्पण है, आप जो गोल दर्पण देख रहे हैं, इसको आप कौन सा अक्ष मानेंगे? y अक्ष मान के चलिए। ऐसे इमेजिन करिए कि y अक्ष ही है हमारा। और ये जो आप मुख्य अक्ष देख रहे हैं दर्पण में, आप दोनों दर्पण में देख सकते हैं मुख्य अक्ष, इसको आप इमेजिन करके चलिए कि यह आपका x अक्ष है। इसको आप इमेजिन करके चलिएगा कि यह कौन सा अक्ष है? x अक्ष है। ऐसा इमेजिन कर लीजिएगा। जो दर्पण है, दर्पण को आप मानिएगा y अक्ष और मुख्य अक्ष को मानिएगा x अक्ष। इमेजिन कर लिए ऐसा। और जो दर्पण गोल देख रहे हैं इसे हमने सीधा कर दिया है ऐसे काल्पनिक रूप से। ठीक है, चलिए दर्पण को इससे तुलना कर लिए आप कि दर्पण को तुलना हम इस कार्तीय तल से तुलना कर लिए है जो निर्देशांक ज्यामिति में होता है, x अक्ष और y अक्ष से। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं पहला पॉइंट। तो जैसा कि हमने आपको यहाँ पे दिखाई दिया, वस्तु की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है। अब दर्पण में आपको प्रतिबिंब बना के पढ़ा दिया गया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसलिए एक प्रतिबिंब बना दिया हमने। क्या बना दिया है कि अवतल दर्पण में वस्तु सामने रखाती है दर्पण के, और प्रतिबिंब भी दर्पण से पहले ही बनता है। और उत्तल दर्पण में वस्तु सामने होती है लेकिन प्रतिबिंब पीछे आभासी बनता है। ऐसा एक फिगर हमने बना दिया, लेकिन 4, 5, 6 स्थितियां ऐसी होती हैं। ठीक है, ठीक है। पहला पॉइंट आप ये नोट करिए कि दर्पण पर आपतित किरण, जो आपतित किरण होती है, आपतित किरण सदैव बाईं तरफ से आती हुई मानी गई है, आती हुई मानी गई है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा। कहां से? हमेशा ऐसा माना गया है कि दर्पण पे बाएं से प्रकाश आता है। हमने पहले भी आपको बता दिया है, अगले वीडियो में बताया हमने
कि ऐसा माना गया कि प्रकाश हमेशा बाएं तरफ से ही आता है। ठीक है, कुछ दूसरी बातों को नोट करिएगा कि कोई भी दूरी सदैव दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। शुरुआत वहीं से करना है, ध्रुव से। ठीक है, जैसे कि आप गणित में मूल बिंदु से ही शुरू करते हैं, वैसे ही दर्पण में ध्रुव से ही शुरू करना है। चाहे जिधर जाना पड़े उसकी दिक्कत नहीं है, दाएं जाना पड़े बाएं जाना पड़े उससे नहीं मतलब, लेकिन दूरी नापने के लिए शुरू कहां से करना है? आपको ध्रुव से करना है, पी से करना है। इस बात को हमेशा याद रखना है, ध्रुव पी से ही करना है शुरुआत। तीसरा पॉइंट, वस्तु या फिर प्रतिबिंब की लंबाई या कहिए कि ऊंचाई, दोनों शब्द प्रयोग में आता है। लंबाई या ऊंचाई को मापने के लिए मुख्य अक्ष से ऊपर या नीचे, मुख्य अक्ष से ऊपर या नीचे मापते हैं। बहुत अच्छे से ख्याल करिएगा इस पॉइंट को, एकदम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो इससे बढ़िया पॉइंट और कोई नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा आपको लर्न करना है चीजों को आसानी से, तो इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। एकदम ध्यान में रखते रहिए सारी बातों को। अगली पॉइंट क्या है, ये सारे पॉइंट मैं लिख रहा हूं, अब इसको अभी आपको समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब था। चलिए तीन ही बातों को मैं आपको समझा देता हूं। कोई भी दर्पण लेके, जैसे कि ये कोई दर्पण है, अवतल दर्पण ही, मुख्य अक्ष है, अनंत, केंद्र, फोकस, ध्रुव। अब वस्तु हमेशा आप बाएं तरफ रखेंगे, क्योंकि वस्तु बाएं तरफ क्यों रखेंगे? कि इधर चिकना हिस्सा होता है, तो प्रकाश की किरण वस्तु से निकलेगी, प्रकाश की किरण से वस्तु से निकलेगी। तो ध्यान से जरा देखिएगा, पहले पॉइंट क्या है कि दर्पण पर आने वाली जो किरण है सदैव बाएं तरफ से मानी गई है। किधर से? बाएं तरफ से। अब ये वाला दाहिना हिस्सा है और ये वाला बायां हिस्सा है। ये कौन सा हिस्सा? बायां, और ये कौन सा हिस्सा? दायां। दर्पण से अगर चेक करें, दर्पण से इधर दायां, दर्पण से इधर बायां, तो प्रकाश किरण किधर से आ रही है? देख रहे हैं, बाएं से आ रही है, लेकिन जा किधर रही है ये बताइए? दाएं तरफ। तो आ रही है तो बाएं से, लेकिन जा रही है दाएं तरफ। तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि सदैव बाएं तरफ से आती हुई मानी गई है। किधर से आती हुई? बाईं ओर से। कोई भी दर्पण ले लीजिएगा, उत्तर लेंगे तो भी बाएं से प्रकाश आती हुई मानी गई है। अगर आगे कोई भी दूरी सदैव दर्पण के ध्रुव से नापना है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे जो वस्तु है, ये वस्तु है। हम आपसे पूछे कि वस्तु दर्पण से कितनी दूर है। हमारा सवाल है कि आपसे पूछे ऐसे कि वस्तु दर्पण से कितनी दूर है, तो इसमें आपको स्पष्ट हो रहा है कि कहां से नापना है। अगर सवाल ऐसा होता कि वस्तु या करके सवाल ऐसा होता कि वस्तु की दूरी बताइए, वस्तु की दूरी, तो हमारे लिए एक डाउट है कि हम कहां से नापें। वस्तु यहाँ पे है, क्या हम यहीं से नाप दें? सी से नाप दें कितना दूर है ये, या फिर फोकस से नापें कि कितना दूर है, या फिर ध्रुव से नापें कि कितना दूर है, या फिर जो दर्पण के द्वारक होते हैं, ये ऊपर और नीचे क्या थे? M1 और M2 पॉइंट, मिरर का जो पॉइंट होता है, क्या यहाँ दर्पण के द्वारक से नाप दें वस्तु की दूरी? ऐसे सवाल ये है कि वस्तु की दूरी बताने के लिए कहां से शुरुआत करना है। तो ये दूसरा पॉइंट आपको बताता है कि कोई भी दूरी नापना हो, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, जो भी कोई दूरी हो, अगर आपको दूरी नापने को कहा जाए तो आप हमेशा दर्पण के कहां से नापेंगे? ध्रुव से नापेंगे, ध्रुव पी से नापेंगे। तो आप यहां से नापिए, शुरू यहां से करिएगा। अब देखते हैं जाना किधर पड़ता है। तो यहां से नापेंगे तो आपको कहां जाना पड़ रहा है? देखिएगा, बाएं तरफ। क्यों? क्योंकि ये बायां हिस्सा है और ये कौन सा हिस्सा है? दायां हिस्सा है। तो आप हमेशा बाएं तरफ जाते हैं वस्तु की दूरी नापने के लिए। कहा जाते हैं? बाएं तरफ जाते हैं। अच्छा, प्रतिबिंब कहां बनेगा इसका? आपको भी पता है कि अगर वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब इसका फोकस ही बन जाएगा। तो अगर हम आपसे प्रतिबिंब की दूरी नापने के लिए कहें कि प्रतिबिंब कितना दूर है, तो आपको कहां जाना है?
ध्रुव पे पहले जाना है, क्योंकि कोई भी दूरी नापने के लिए ध्रुव से शुरू करना है आपको। जब ध्रुव से शुरू करेंगे तो प्रतिबिंब नापने के लिए आपको किधर जाना पड़ेगा, दाएं कि बाएं। तो ये रहा प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब नापने के लिए आपको ध्रुव से आना है बाएं। ये साइड बाएं है, मैंने बाएं लिख दिया है, तो आपको फिर से किधर आना पड़ेगा, बाएं साइड आना पड़ेगा। चलिए ये तो आप मान लिए कि इधर आने के लिए, सॉरी, प्रतिबिंब की दूरी नापने के लिए आपको किधर जाना है, बाएं जाना है, और वस्तु की दूरी नापने के लिए आपको किधर जाना है, इधर बाएं साइड जाना है। हमेशा बाएं चल रहे हैं हम लोग। लेकिन यही अगर उत्तल दर्पण की बात करें कि उत्तल दर्पण में किधर जाना पड़ता है, ये देखिएगा उत्तल दर्पण कुछ ऐसे बनता है, और इसमें ऐसे वस्तु रखते हैं यहाँ पे, तो इसका प्रतिबिंब जानते क्या बनता है, इधर बनता है, फोकस पे इस साइड बनता है, फोकस पे। तो ये वस्तु की दूरी है u। हमने u क्यों लिखा, हम पहले समझा चुके हैं कि वस्तु दूरी को u कहते हैं। तो वस्तु की दूरी नापने के लिए तो ध्रुव से शुरू करेंगे, तो हम वस्तु के यहाँ पहुंचने के लिए हमको किधर जाना पड़ रहा है, बाएं, तब जाके हमको वस्तु मिल रही है। लेकिन प्रतिबिंब के यहाँ पहुंचने के लिए अवतल दर्पण में तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, इस साइड दर्पण के उस साइड बनेगा। प्रतिबिंब के यहाँ पहुंचने के लिए शुरुआत तो आप सर कह देंगे, शुरुआत ध्रुव से ही करना, शुरू ध्रुव से ही करेंगे। तो ध्रुव से करेंगे तो आपको प्रतिबिंब नापने के लिए देख रहे हैं कहाँ जाना पड़ रहा है, इधर दाहिने तरफ जाना पड़ रहा है, दाहिने तरफ। प्रतिबिंब नापने के लिए किधर जाना पड़ रहा है, दाहिने तरफ। प्रतिबिंब की दूरी नापने के लिए किधर जाना पड़ा, दाहिने तरफ। तो दोनों दर्पणों में अलग अलग कहानियां हैं। तो कोई भी दर्पण हो आप हमेशा कहां से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। वो भी क्या नापना हो तो दूरी नापना हो, तो चाहे वस्तु की दूरी हो चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो। अच्छा, अगला है कि वस्तु या प्रतिबिंब की अगर लंबाई नापने का मतलब आपको कर दिया जाए, लंबाई या ऊंचाई, तो उसके लिए क्या करना है आपको, मुख्य अक्ष से ऊपर या फिर मुख्य अक्ष से नीचे। मुख्य अक्ष से ऊपर या फिर मुख्य अक्ष से नीचे नापा जाता है। देखते हैं, अब देखिएगा ये रहा अवतल दर्पण का प्रतिबिंब। अब इस प्रतिबिंब की लंबाई नापना है तो कहां से नापे, कितना बड़ा प्रतिबिंब है, कितनी बड़ी वस्तु है। तो ये देख रहे हैं वस्तु की शुरुआत यहां से होती है, मुख्य अक्ष से। अच्छा, प्रतिबिंब की भी शुरुआत मुख्य अक्ष से करते हैं। तो अगर वस्तु ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम ऊपर की तरफ पढ़ेंगे, यानी कि यहां से कुछ ऐसे नापना है आपको। ये रहा आपका ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को h के, सॉरी, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को h के नाम से भी लिख सकते हैं और वस्तु की ऊंचाई को o के नाम से भी लिख सकते हैं, क्योंकि वस्तु को अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट बोल देते हैं और कुछ किताबें इसको हाइट मान लेते हैं, ठीक है ना, कि ये हाइट है। तो इसलिए o या फिर h दोनों से डिनोट कर सकते हैं वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई को। फिर प्रतिबिंब नापने के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा। देखिए शुरू तो आप मुख्य अक्ष से ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है तो मुख्य अक्ष से ही ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो नीचे आएंगे, तो नीचे आने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसके लिए कोई अक्षर दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम आई शब्द का प्रयोग करेंगे, आई या फिर एच डैश का प्रयोग करेंगे। अगर आपको दिख रहा हो तो आई या फिर एच डैश। अब ऐसा क्यों, आई या फिर एच डैश, आई से इमेज होता है, आई से इमेज, इमेज का मतलब प्रतिबिंब। और ये भी तो एक ऊंचाई है, बेशक नीचे की डायरेक्शन में है, ये ऊपर की डायरेक्शन में ऊंचाई था और ये नीचे की डायरेक्शन में ऊंचाई है। तो ऊंचाई के लिए भी हाइट का ही प्रयोग करना है, लेकिन नीचे की डायरेक्शन में है इसलिए डैश का प्रयोग कर लेंगे, एच डैश। यहाँ पे केवल एच, यहाँ पे एच डैश। तो ऐसे एनसीईआरटी क्या कर रही है, एच डैश का प्रयोग करती है। बाकी पुरानी किताब में ओ और आई का प्रयोग हुआ है, ठीक है, दोनों आप जानते रहिए, ठीक, क्लियर। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हम नोट करते हैं कि अब क्या क्या दूरियां धनात्मक ऋणात्मक कैसे कैसे नापी गई हैं, ठीक है। देखिएगा इसको अच्छे से याद रखना कि ध्रुव से बाएं तरफ, ध्रुव से बाएं तरफ नापी गई दूरी, नापी गई जो दूरी होती है उसको हमेशा कैसा लेना पता है, बाएं तरफ। ये रहा ध्रुव और ध्रुव से आना आपको बाएं चाहिए, इसमें देख लीजिएगा ये रहा ध्रुव, ध्रुव से आना बाएं, ध्रुव से आना बाएं, ध्रुव से बाएं, ध्रुव से बाएं। बाएं तरफ नापी गई दूरी कैसी लेना आपको, ऋणात्मक। कैसा लेना है, निगेटिव लेना आपको, माइनस वाला दूरी लेना। ऐसा क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं भी समझा देता हूँ, क्योंकि अभी हम कहे थे कि इसे समझने से पहले आपको कक्षा 9-8 में पढ़ा वन रेखांश ज्यामिति ख्याल करिए, ये वाला देखिएगा। अब मैं इसको बोला था कि ये जो मूल बिंदु होता है इसी को आप ध्रुव मान लीजिए P। अब बताइए कि इस ये मूल बिंदु को, मूल बिंदु से बाएं कौन सी दूरी ली जाती है, माइनस। यानी कि जब मूल बिंदु से बाएं आते हैं तो माइनस, तो इसीलिए दर्पण भी यही नियम लगाइए, ध्रुव से अगर बाएं जा रहे हैं तो क्या, माइनस। इसीलिए यहाँ लिखा गया कि ध्रुव से बाएं तरफ कोई भी दूरी नापेंगे तो कैसा, माइनस लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं 5वां पॉइंट
कि अगर ध्रुव से दाईं तरफ, ध्रुव से दाईं तरफ नापी गई, दाईं तरफ नापी गई दूरी, दाईं तरफ नापी गई दूरी कैसी होगी? तो अनुमान लगा लीजिए कि आप सर इसको ध्रुव बोलना चाहते हैं, तो ध्रुव से दाएं जाने पर तो प्लस दिखाई दे रहा है, तो इस हिसाब से ध्रुव से दाएं तरफ नापी गई दूरी कैसी हो जाएंगी? धनात्मक, पॉजिटिव नापेंगे। ठीक है, ध्रुव से नापी गई, ध्रुव से दाएं तरफ नापी गई दूरी कैसी होगी? धनात्मक। दो बातें हो गई। अगली बात ख्याल करिएगा कि मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ नापी गई दूरी कैसी होगी? ये रहा आपका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष। हमने पहले ही कहा था कि मुख्य अक्ष की तुलना किससे कर दीजिएगा? यक्ष अक्ष से। ठीक, या फिर यहाँ पे ध्रुव आप देख ही रहे हैं, तो मुख्य अक्ष से ऊपर चलिए, तो ये रहा आपका मुख्य अक्ष, सॉरी ये रहा मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष से ऊपर चलेंगे, ऊपर, तो इससे ऊपर जाएंगे तो क्या मिला? देखिए प्लस प्लस प्लस, मुख्य अक्ष से ऊपर, मुख्य अक्ष को यक्ष अक्ष के बराबर तुलना कर लीजिएगा, तो कैसी दूरी आ रही है? सब धनात्मक आ रही है। तो यहां भी आप ले सकते हैं क्या? धनात्मक, धनात्मक लेंगे। अच्छा, इसके बाद देखिएगा कि मुख्य अक्ष से नीचे, मुख्य अक्ष से नीचे नापी गई दूरी कैसी रहेगी? तो ये रहा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष से नीचे रहना है, तो मुख्य अक्ष की तुलना आप यक्ष अक्ष से करेंगे, तो मुख्य अक्ष से नीचे आइए, इससे नीचे आएंगे, देखने सब कुछ माइनस में है, तो यहाँ पर देंगे कि ऋणात्मक, ऋणात्मक लेना है। ठीक, क्लियर? तो इस बोर्ड पे देख रहे हैं कि बहुत कुछ लिख दिया गया, बहुत कुछ बता दिया गया है। अब मैं आपको एक भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि सब कुछ क्या है, मैटर समझिएगा। ये चिन्ह परिपाटी का नियम था। इसमें सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण पे किधर से आती मानी गई, तो हमेशा बाएं से मानी गई है, हमेशा किधर से? बाएं से। प्रकाश किरण किधर से आ रही है? बाएं से, लेकिन जा किधर रही है? दाएं जा रही है, क्योंकि इससे एक प्रश्न बनता है, प्रश्न बनता है कि आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी कैसी होती है? एक बार एग्जाम का क्वेश्चन था मोस्ट इंपोर्टेंट, और टीचरों का भी फेवरेट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर को पढ़ाते हैं। क्या क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मेरा भी फेवरेट क्वेश्चन है, देखिएगा, इसका जवाब दीजिएगा कि आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी कैसी है? क्वेश्चन मार्क। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी कैसी होती है? धनात्मक, ऋणात्मक? मेरा भी फेवरेट क्वेश्चन एकदम बढ़िया है इस चैप्टर का, क्योंकि जो इसको नहीं समझेगा वो ये नहीं समझ सकता है। तो अब आपतित किरण की दिशा, तो लोगों को लगता है कि आपतित किरण तो जो आने वाली किरण होती है, तो ये दर्पण है, दर्पण से ये किरण आ रही है, तो ये जो किरण है ये तो हमको ध्रुव से बाएं तरफ नजर आ रही है, तो बाएं तरफ नापी गई दूरी इस गणित के नियम के हिसाब से हम बाएं तरफ माइनस कर देते हैं कि निगेटिव होती है, लेकिन यहीं से गलती हो जाती है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे दूरी कैसी होती है? धनात्मक, क्योंकि कहा गया कि आपतित किरण की दिशा में। अब देखिएगा, आपतित किरण ये वाली है, ये वाली किरण आपतित किरण है, लेकिन इसका जो जा किधर रही है, इसका नोक तीर जो देखिएगा इस साइड है, जा किधर रही है जानते हैं? दाएं दिशा में। और आ कहां से रही थी? बाएं दिशा में। तो यहाँ पे पूछा गया कि आपतित किरण की दिशा में नापी गई, तो दिशा का मतलब किस दिशा में जा रही है, किस दिशा से आ रही है, इसका नहीं। ठीक, तो किस दिशा से, किस दिशा में जा रही है उधर देखना है। दाएं तरफ जा रही है तो दाएं दिशा में नापी गई दूरी हमको बताना था, किधर से आ रही है वो नहीं बताना था, ये निगेटिव है। अगर स्पष्ट पूछा था कि जिधर से किरण आती है, ठीक, उस दिशा में अगर जाना हो तो दूरी तो बाएं से आती है, अगर बाएं जाना हो तो ऋणात्मक कर सकते थे, लेकिन सिर्फ बात इतनी थी कि आपतित किरण जिधर जा रही है उधर की दूरी कैसी होगी। तो आपतित किरण हमेशा दाएं जाती है, आती बाएं से लेकिन जाती कहाँ है? दाएं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं इसे मिटाने नहीं रहने दीजिए, अभी मिटा दूंगा। तो दूसरा सवाल कि हमेशा कोई भी दूरी ध्रुव से ही नापना, जब भी सवाल में नापना हो दूरी ध्रुव से। अगर वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई नापना हो तो हमेशा मुख्य से ऊपर जाना या मुख्य से नीचे आना, ये तीन बातों का ख्याल करना। अब नापने के लिए चिन्ह कैसा लेना है, प्लस लेना है कि माइनस लेना है, उसके लिए गणित का नियम लगा देना, क्योंकि और गणित का नियम लगा के क्या फायदा, अगर तुम्हें अवतल और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना ही नहीं आता है तो अवतल उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब तुम्हें याद होना चाहिए। मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख के समझा दे रहा हूँ कि प्रतिबिंब आपको याद होने से क्या फायदा होगा कि ये आपका अवतल दर्पण है। अगर वस्तु यहाँ रखेंगे तो बताइए वस्तु ध्रुव से बाएं है कि दाएं है, तो आप कहेंगे सर वस्तु तो बाएं है, तो वस्तु की दूरी को
बाएं तरफ। अब बाएं तरफ मतलब क्या, माइनस, इसलिए वस्तु की दूरी कैसी हो गई, माइनस। ठीक है, अब प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसका नीचे बनेगा। बताइए प्रतिबिंब बाएं है कि दाएं, तो प्रतिबिंब भी सर बाएं है, तो इसलिए प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी भी माइनस और प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस। ठीक है, लेकिन एक छठवीं कंडीशन में अवतल दर्पण में प्रतिबिंबवा का पीछे बन जाता है, तो वो कंडीशन में प्रतिबिंबवा दाएं चला गया है, तो दाएं के लिए दूरी कैसी जाएगी, धनात्मक। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के दाएं बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के बाएं बनता है। ठीक, तो इस हिसाब से। और वस्तु की लंबाई नापना है तो आप ऊपर जाइए, मुख्य अक्ष से कहां, ऊपर, और मुख्य अक्ष से ऊपर नापी गई धनात्मक। और प्रतिबिंब की लंबाई नापना है तो आप नीचे आइए, मुख्य अक्ष से नीचे, अब मुख्य अक्ष से नीचे की लंबाई, मुख्य अक्ष से नीचे की लंबाई निगेटिव। इस तरीके से आपको यहाँ पे सारी बातें लिख के बता दी गई थी। ठीक है, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसे मिटा के एक शब्द में आपको एक चित्र पे अच्छे से लिख के दिखा दे रहे हैं कि कहाँ पे कैसे है। यहाँ पे थोड़ा सा मिटा करके आपको एक नया फिगर बना के दे दिया यहाँ पे, इसे समझ लीजिएगा। ये आपको देखिए मैंने शॉर्टकट रूप से एकदम समझा दिया है। दर्पण बनाया, दर्पण कोई भी हो उससे नहीं मतलब। ये देखिएगा आपको मुख्य अक्ष लिखा गया, ये मुख्य अक्ष बना गया। मुख्य अक्ष से अगर ऊपर जा रहे हैं, तीर का निशान देखिए, अगर ऊपर की दिशा में जा रहे हैं तो यहाँ पे हमने प्लस लिख दिया। ऊपर जाएंगे तो कोई भी दूरी धनात्मक लेना है। अगर नीचे आएंगे तो तीर का निशान देखिए नीचे है, तो यहाँ पे इसके सामने माइनस लिख, नीचे आएंगे तो कोई भी दूरी ऋणात्मक होगी। अगर दर्पण से यहाँ से देखिए ध्रुव के यहाँ से अगर आप बाएं दिशा में आ रहे हैं, तीर का देखिए निशान बाएं है, तो आप कैसा चिन्ह लेंगे, माइनस। यहाँ से हमने लिया है सर। अगर दर्पण से यहाँ देखिए दाएं तरफ, अगर दाएं तरफ जा रहे हैं तो सारे के सारे चिन्ह कैसे लेंगे आप, धनात्मक लेंगे। बस इतनी सी बात याद रखना है आपको, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक, इसके बाद अगली वीडियो में आपको समझाया जाता है कि दर्पण से फोकस दूरी यू वगैरह वगैरह क्या होता है। वैसे अभी मैं आपको लिख करके दे दे रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छे से समझाया जाएगा इसके अगली वीडियो में। ठीक है, जैसे कि देखिएगा, किसको क्या बोलते हैं, पे लिख दीजिए। वस्तु की दूरी को बोलते हैं u, प्रतिबिंब की जो दूरी है उसको लिखते हैं v अक्षर से। एक फोकस दूरी आपको पढ़ाया गया है, अगर फोकस दूरी आएगा तो उसको लिखते हैं स्मॉल f से। और वस्तु की लंबाई को लिखते हैं o से चाहे s से। फिर प्रतिबिंब की लंबाई को लिखते हैं I से या फिर H डैश से। और बाकी तो ये चीजें हैं, इसको आप अच्छे से दूरियां, ये जो है दूरी है और ऊंचाई, इसको आप ये सही से याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, तो इनका अब कैसा रहेगा कि अगर कोई बाएं तरफ है तो निगेटिव, दाएं तरफ है तो पॉजिटिव, ऊपर के डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, नीचे के डायरेक्शन में तो निगेटिव। अब अवतल दर्पण में कैसा होता है, उत्तल दर्पण में कैसा होता है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक, थैंक यू।